हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में की फैक्टर को डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में। की फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जिसकी हमारे पास कमी होती है, उसको बोलते हैं की फैक्टर, जो शॉर्ट सप्लाई में होता है। उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, करीब 3 क्वेश्चन शायद बुक में है, लेकिन पहले एक मैं अपनी तरफ से लिखवाऊंगा, तो आप ये एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं आप। ये एक एग्जाम्पल है की फैक्टर का, ये आप कॉपी कर लें, जब हो जाए तो बताइएगा, इसमें आगे सिखाएंगे क्या करना है। आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया? अच्छा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास कमी किस चीज की है। वैसे आपको अलग से रॉ मटेरियल अवेलेबल 1,20,000 केजी दे रखा है, तो इसका इम्प्लाइड मतलब है कमी रॉ मटेरियल की है। इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की फैक्टर है, लेकिन थोड़ा प्रूफ करके दिखाते हैं। आप ये बताइए, एक ए को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? एक ए को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? अगर हम एक ए को बनाते तो रॉ मटेरियल कितने का लगता है, कितना लग रहा है? 4 केजी, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट है 40 रुपए, और 1 केजी कितने का आता है? 10 का। तो इसका मतलब 4 केजी लग रहा है। एक बी को बनाने में कितने केजी लग रहा है? 6, और सी को बनाने में 3। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, जब आप प्रोडक्शन करने बैठेंगे तो आप जितना आपने बजट प्लान किया है उतना करेंगे, या मैक्सिमम जितना बेच सकते हैं उतना करेंगे? मैक्सिमम। क्योंकि अगर आपके सारे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हैं, फिर तो आप चाहोगे कि ज्यादा कमाएं, और ज्यादा कमाने के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जिस हद तक आप जा सकते हो, जितना बना सकते हो। अब जैसे ए का 6,000 है, अपना आप कैलकुलेटर ले लो। एक ए बनाने में कितना केजी सामान चाहिए? 4। तो 6,000 के लिए कितना हो गया? लिखो, 24,000 प्लस
एक बी को बनाने के लिए कितना केजी चाहिए? एक बी को बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? 6। तो 15,000 के लिए कितना हो गया? 90,000। 90,000 प्लस कर दो। एक सी को बनाने के लिए कितना केजी चाहिए? 3। 8,000 का देखो कितना हुआ? 24। टोटल करो कितना हुआ? 138। जबकि हमारे पास अवेलेबल कितना है? 120। तो चाहिए 138, है 120, मटेरियल की फैक्टर। अब बताओ 1,20,000 में मैक्सिमम पॉसिबल जितना बना सकते हो? ये जो नीचे क्वांटिटी दे रखी है, ये क्वांटिटी क्या इस इतने केजी से बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। तो सोचना पड़ेगा ना किसको कम बनाए, कितना कम बनाए, ये इसका प्रैक्टिकल सवाल होता है। ठीक है, आइए शुरू कर रहे हैं आंसर। हेडिंग लिखो कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, हेडिंग लिखे कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। एक है प्रोडक्ट ए, एक है बी और एक है सी, ए बी सी। सबसे पहले सेलिंग प्राइस बताइए कितना है? 100, 200, 150। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये 3 तरह की वेरिएबल कॉस्ट है। 40, 20, 10, 60, 45, 13। इसके बाद 30, 32, 16। वेरिएबल ओवरहेड है 10, 13, 16। तो यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो कितना होता है? कितना? 30, 32, 82, 82, 72। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मेरे को एक बात बताएं, ये कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट से है, ठीक है? हम एक ही बात करते हैं, एक ही। अगर आप एक ए बना के बेचते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 30। उस एक ए को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 4। मतलब 4 किलो सामान अगर ए में डालोगे तो जाके 30 रुपए मिलेंगे। 4 किलो से 30 मिलेंगे ना? क्या सभी में 4 किलो जा रहा है? नहीं। तो इसके लिए हम पता है क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालते हैं। मतलब की फैक्टर जो है वो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल का 1 केजी से कितना? 30/4, 82/6, 72/3। मतलब इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना रॉ मटेरियल 1 यूनिट के लिए लग रहा है? 4 केजी, 6 केजी, 3 केजी। ये आ गया 7.5। दूसरा कितना आता है? 13.67। और लास्ट में 12, नहीं 24। आपके रॉ मटेरियल का सदुपयोग कहां हो रहा है? एक 1 किलो रॉ मटेरियल से, पर केजी रॉ मटेरियल से सबसे ज्यादा फायदा कहां पर है? सी में। तो रैंकिंग करो, ये हो गई नंबर 1, सेकंड नंबर बी, और थर्ड नंबर पे ए। ये रैंकिंग है 3-1। ये रैंकिंग है 3-1। दिस इज द रैंकिंग। ये रैंकिंग है 3-1। पहले बनेगा सी, फिर बी, फिर ए। अब कितना कैसे बनेगा वो निकालते हैं। हेडिंग लिखो प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट यूनिट्स
मटेरियल। हमें अपना 1,20,000 केजी में काम चलाना है बस। सबसे पहले बनेगा सी, फिर बी, फिर ए। ये हमने रैंकिंग के हिसाब से लिखा है। रैंकिंग 1 सबसे पहले, फिर रैंकिंग 2, फिर रैंकिंग 3। सी बी ए। आप मेरे को बताइए सी के कितने यूनिट्स हैं? मैक्सिमम पॉसिबल 8,000। और 8,000 को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए? 8,000 इंटू 3, 24,000। नेक्स्ट बी, यहां पे आएगा 15,000। एक बी को बनाने के लिए कितना चाहिए? 15,000 इंटू 6, इतना हो गया। अब बताओ कितना रॉ मटेरियल बच गया? बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 में से जो लगना था लग गया। कितना बच गया? 6,000। उससे बना लो ए, जितना बन जाए। एक ए को बनाने के लिए 4 चाहिए, 1,500। ए बनेगा 1,500। मतलब जो कम बन रहा है वो ए बन रहा है। 6,000 से जितना बन सकता है बना लो, तो 6,000 से बन रहा है 1,500 ए। अब हम आगे लेके चलेंगे। यहां से यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट। थोड़ा समझ लें, ए बी सी। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे आएगा बताओ? प्रॉफिट निकालना तो कैसे निकालेंगे? हाँ, सेल माइनस वेरिएबल। लेकिन एक बात बताओ, जब तुमने सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी कर रखा है, तो इतना लंबा क्यों कर रहे हो? सीधा टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? एक बार समझो जरा। ए का बन रहा है 1,500, बी का बन रहा है 15,000, सी का बन रहा है 8,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इतना, 30, 82, 72। ये रहा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे माइनस करेंगे बताओ जरा? फिक्स कॉस्ट कैसे माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट कितनी होगी ए की? फिक्स ओवरहेड कितने होंगे ए के? 1,500 इंटू 10। ये आंसर गलत है। 5,000 इंटू 10। सोच के देखो, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो बजट यूनिट पे ही लगेगी जो आपने सोचा था। अगर आप कम बनाओगे, नहीं बनाओगे, थोड़ी फिक्स कॉस्ट बदल जाएगी। फिक्स कॉस्ट तो उसी पे लगेगी। बाई चांस ये गिवन नहीं होता तो फिर 1,500 पे लगाते। तो कभी भी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो बजट क्वांटिटी पे ही लगेगी। और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लगेगी 10,000 पे, भले आप थोड़ा फालतू क्यों ना बना लो। और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आएगी 6,000 पर। और ये आपका प्रॉफिट तैयार है की फैक्टर के सवाल में। प्रॉफिट निकाल लो। फिक्स कॉस्ट का मैं नोट लिखवा रहा हूँ आपको।
ठीक है, प्रॉफिट आ गया। अब आते हैं बुक में कैसे क्वेश्चन है इसके ऊपर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 में पढ़ रहे हैं। ये क्या करने आते हैं बार बार? अच्छा, तो बार कैमरे में भी तो आता है सब जगह। फिर कितनी बार, 3 बार 4 बार उसमें आ चुका, 2 बार इसमें। रोज होता है ये? और शीशा किसने लगा रखा है ये? आइए। और वैसे एक बात, आप लोग का एक्सपीरियंस वहां देखने से क्या होता है, कुछ होगा? आप लोग भी कभी देख के गए होंगे, तो क्या कर लिया आपने? अच्छा, थोड़ा अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो, फिर कुछ होगा इससे? क्वेश्चन नंबर 45, ये स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन है। देखिए क्या लिखा है। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। दो प्रोडक्ट हैं एक्स एंड वाई। द प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड इन द मार्केट। हाईली डिमांड है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ प्रोडक्ट आर गिवन अंडर। डायरेक्ट मटेरियल 140 180, डायरेक्ट वेजेस है 60 और 100, वेरिएबल ओवरहेड है 20 और 40, सेलिंग प्राइस 300 450। कंपनी इज फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ मशीन आवर्स फॉर वर्किंग। की फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन में? मशीन आवर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स 60,000 इन अ मंथ, 60,000 घंटे हैं। एट प्रेजेंट मंथली डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई इतने यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट इतना। You are required to determine the product mix, generate maximum profit in the given situation, calculate profit of the company। एक बार सवाल को फिर से पढ़ो। की फैक्टर सबको पता चल गया मशीन आर से? अब देख के बताइए, एक एक्स को बनाने के लिए कितने मशीन आर लगते हैं, एक वाई को बनाने में कितने मशीन आर्स लगते हैं? 4। क्योंकि 20 रुपए वेरिएबल ओवरहेड है, 5 रुपीज पर मशीन आ रहा है, तो यहाँ लग रहे हैं 4 मशीन आर। और यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 8 मशीन आर। ये फर्क है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकालो, फिर रैंकिंग करो। इतना करो जरा, फिर देखते हैं। लिखो कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट।
रैंकिंग वन किसकी आई है? चेक करो जरा। और 130/8 कितना हुआ? ये रैंकिंग आ रही 1 2। अब प्रोडक्ट मिक्स बनाओ, किसकी क्वांटिटी कितनी बनेगी? प्रोडक्ट यूनिट्स मशीन आवर्स। इतना ध्यान रखना, मशीन आवर्स हमारे पास टोटल हैं 60,000। पहले बनेगा एक्स और फिर बनेगा वाई। क्वांटिटी दे रखी है एक्स की 8,000 और वाई की 6,000। 8 और 6। कितना आता है? 28,000 बच गया। अब इससे कितना वाई बन जाएगा? डिवाइड बाय 8, 3,500। अब प्रॉफिट निकाल लो। ए बी और एक टोटल का कॉलम बना लेना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों की एक साथ दे रखी है। ये प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट है? 750। 37,50,000 आ रहा है। इतना तो नहीं आता होगा शायद। 8 लाख। 8,70,000, ठीक है।
ठीक है, यहां तक समझ आ गया? आइए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा, देखिए क्या लिखा है। 44, मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एक्स वाई जेड, ये तीन प्रोडक्ट बनाते हैं, and it's decided to analyze production mix in respect of these product x y z. You have the following information. प्रोडक्ट है x, फिर है y, फिर है z। डायरेक्ट मत लगेगा इतने का, वेरिएबल ओवरहेड इतना दे रखा है, डायरेक्ट लेबर नीचे गिवन है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ये रेट पर आर है, ये आर्स दे रखे हैं एक्स के, वाई के, जेड के, एक्स वाई जेड के। फ्रॉम द करंट बजट फर्दर डिटेल आर एज फॉलोज। अभी हम एक्चुअल प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल इन द कमिंग ईयर, और वो कह रहा है इतनी सेल हो सकती है, तो एक एस्टिमेट है हो सकती है। देयर इज कॉन्स्ट्रेन ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए एंड इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द प्रेजेंट लेवल। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स, कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन। निकालना वही है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, मैं आपसे एक दो चीजें इसमें पूछूंगा, क्वेश्चन को रीड कर लें एक बारी। इस क्वेश्चन में की फैक्टर क्या है? ये आंसर गलत है, लेबर। इस क्वेश्चन में की फैक्टर है लेबर इन डिपार्टमेंट ए, लेबर इन डिपार्टमेंट ए, ये की फैक्टर है। क्या बताओगे कितने क्वांटिटी अवेलेबल है, कितने आवर्स अवेलेबल है हमारे पास? की फैक्टर तो समझ आ गया हमें, लेकिन कितने अवेलेबल हैं? लेबर इन डिपार्टमेंट ए, ये की फैक्टर है। हिंट यहां छुपा हुआ है, इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द प्रेजेंट लेवल। अभी जितनी मैन पावर है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो अभी कितनी है, कोई बता सकता है? अभी कितनी है? देखिए, लेबर आवर्स ए, सॉरी, एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है, इसका 10,000 है, इसका 12,000 है, इसका 24,000 है। इसको बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए हमें बताओ? 6, 10, 5, इतने आवर्स चाहिए। हाँ, कितना, 10, 12 और 20 ही तो लिखा है। 10,000, 12,000, 20,000। मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ, आपको लगता है ब्लैक कलर से साइड में दिखता नहीं है, मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ये लो। अब ठीक है? अब दिख रहा है तुमको? पहले भी 20 लिखा हुआ था, आप पता नहीं 24 कैसे बोल रहे थे। 10, 20, 10, 12, 20 इंटू करो, कितना हुआ? 60, एक 20 और 1 लाख, टोटल कितना हुआ? 280, 2,80,000 घंटे अवेलेबल है हमारे पास। अब आपको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, फिर कंट्रीब्यूशन पर आर एन डिपार्टमेंट ए निकालना है, रैंकिंग करनी है, प्रोडक्ट मिक्स बना के सॉल्व करना है। शुरू कर लें जरा, कैसे करेंगे इसको, रैंकिंग तक करके दिखाओ।
देखो कंट्रीब्यूशन इतना ही आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेक करो कितना आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो कितना आया एक्स का, एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये रेट दे रखा है 4 रुपए घंटा, इंटू 6 24 हुआ, 4 रुपए घंटे का 10 का 40, 20। इतना भी तुम्हें नहीं पता, ये सब बताना पड़ता है। रेट से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। किसने ठीक निकाला आंसर बताओ। फर्स्ट कितना, 72, 72, 100, और यहाँ 40। अब लिखेंगे लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, जो की फैक्टर है। वो लेबर आवर्स हैं 6, 10, 15। तो यहां से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 72/6, 100/10, 40/5। पहला 12, दूसरा 10, तीसरा 8। रैंकिंग 1, 2, 3। अब प्रोडक्ट मिक्स बना लो। कितना कंट्रीब्यूशन आया। अच्छा पहले प्रोडक्ट मिक्स बनाओगे। प्रोडक्ट मिक्स में कितनी कितनी क्वांटिटी आ रही है। एक्स का कितना बन रहा है, 12,000। वाई का 16, और जेड का बताओ कितना। जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो है 2,80,000। जेड कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, कितना बैलेंसिंग फिगर आया। 45, तो कितना 48। और उसे कितना जेड बन जाएगा। एक जेड बनाने के लिए 5 आवर्स चाहिए। कितना, 6,000 नहीं आएगा ना, 48,000/5, 9600। ये क्वांटिटी बनेगी। अब इसे प्रॉफिट निकाल लो।
फिक्स कॉस्ट है नहीं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना है, बस वही टोटल कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट निकालनी नहीं है इधर। कंट्रीब्यूशन कितना कितना आता है? ए का कितना है बोलो? कितना? 864। बी का? सी का? 9,60,000, ये कंट्रीब्यूशन है। 864, 16 लाख और 960। आखिरी वाला गलत है क्या? 384 आ रहा है। देखो एक बच्चे ने सबकी कैलकुलेशन गलत कर दी। इट इज 384। वही तो, जो बच्चे ठीक करते उनको कंफ्यूज कर दिया। 384 आएगा। की फैक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन और है, वो 10 नंबर का एग्जाम में पूछा गया था, नवंबर 22 में। जरा ध्यान से समझिए इसको क्या लिखा है। एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी हैविंग 210 हेक्टेयर ऑफ लैंड, कितनी जमीन है? 210। एंगेज इन ग्रोइंग 3 डिफरेंट cereals, namely wheat, rice and maize. The yield of different crop and their selling price are given below. देखिएगा, yield दे रखा है इन केजी पर हेक्टेयर, यानी कि अगर 1 हेक्टेयर पे गेहूं उगाते हो तो कितना गेहूं मिलेगा? 2000 केजी। अगर राइस 1 हेक्टेयर पे उगाते हो तो 500 केजी, और मेंस 100 केजी। सेलिंग प्राइस दे रखा है पर केजी में। वेरिएबल कॉस्ट वो भी पर केजी में गिवन है, वीट का, राइस का। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू प्रोड्यूस ऑल 3 काइंड ऑफ क्रॉप, मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया टू बी कल्टीवेटेड। कह रहे तीनों क्रॉप उगेंगी, मैक्सिमम एरिया तो इतना है और मिनिमम इतना है, ये मिनिमम एरिया है, एक मैक्सिमम हो गया एक मिनिमम। रिक्वायर्ड, रैंक द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर, डिटरमाइन ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, जैसे प्रोडक्ट मिक्स बताया था, और एक प्रॉफिट निकालना है। फिक्स कॉस्ट 2145 है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ो स्टार्टिंग से। इस क्वेश्चन में बताओ की फैक्टर क्या है?
की फैक्टर, एरिया, लैंड, कितनी अवेलेबल है लैंड? 210 हेक्टेयर। क्योंकि आप देखो अगर तीनों मैक्सिमम में उगाना चाहो तो तीनों के लिए एरिया कितना चाहिए मैक्सिमम? 270, और हमारे पास है सिर्फ 210, तो की फैक्टर हो गया लैंड 210 हेक्टेयर। लिखो कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, व्हीट, राइस, मेस, सेलिंग प्राइस पर केजी लिख दो, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर केजी माइनस कर दो, लेबर चार्जेस, पैकिंग मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, माइनस करते ही जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी। पहले इतना निकाल लो, कंट्रीब्यूशन पर केजी तक पहुंच जाओ। कितना है कंट्रीब्यूशन पर केजी? 62700। लेकिन मेरे को कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर निकालना है, पर हेक्टेयर। तो पर हेक्टेयर कैसे आएगा? क्योंकि लैंड का की फैक्टर है 210 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर का कितना? एक हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन कितना? कैसे निकालेंगे एक हेक्टेयर का? देखो एक हेक्टेयर से 2000 केजी वीट मिलता है, एक हेक्टेयर से 2000 केजी वीट मिलता है। मेरे को एक हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो क्या क्या करूं बता? 6 × 2000, यानी कि एक हेक्टेयर में 2000 केजी है और एक केजी से मैं 6 रुपए कमा रहा हूं, तो 12000 हो गया। यहाँ पे 1 किलो से 27 है, और कितने किलो एक हेक्टेयर में बन रहे हैं? 500। देखो कितना आया, 500 × 27, 13,500। यहां पर 100 × 100, 10,000। ये एक हेक्टेयर का हो गया। अब इसको रैंक करो, 1 2 3, ये रैंक होगी 1 2 3। सबसे पहले राइस, फिर व्हीट, और फिर मेज। इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। कैसे, आप पहले वो देख लो, वो इजी है। प्रोडक्ट मिक्स, आपको मिनिमम लैंड किसको कितनी देनी है पहले ये देखो। मिनिमम वीट को देना है 100, वीट को दे दिया 100। राइस को कितना? 40, और मेज को 10। ये मिनिमम एरिया है, तो टोटली कितना हो गया? 100 + 40 + 10, 150। और हमारे पास है कितना? अभी कितनी जमीन और बच गई? 60। वो 60 में सबसे पहले क्या उगाओगे? रैंकिंग देख के बताओ, रैंकिंग देख के। राइस। लेकिन मैं 60 यहां राइस में लिख तो दूं, लेकिन राइस में मैक्स टू मैक्स 50 हेक्टेयर आ सकता है, 50 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो क्या करूं?
10 राइस में कर दूं तो ये 50 हो गया। अभी भी कितने हेक्टेयर बच गया? 50। दूसरा रैंकिंग किसका है? तो वो 50 वीट को दे दो। अब वीट में कितना हो गया? 150। उसमें तो 160 भी चल सकता है। तो आपने एरिया एलोकेट कर दिया, ये लो, ये प्रोडक्ट मिक्स तैयार है। 150 हेक्टेयर पर उगेगा क्या? वीट। 50 पे उगेगा राइस और मेज उगेगा 10 पर। हमें मिनिमम एरिया दे रखा था। अब हमने कहा जो भी डिफरेंस है वो उगा देते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी राइस की थी, लेकिन राइस 50 से ज्यादा हो नहीं सकता, 40 पहले से था। तो 10 हेक्टेयर में राइस और उगा दो। अब जो भी जमीन बिक गई, बच गई, उस पे वीट उगा देंगे। तो यहां से आप प्रॉफिट निकालो कितना आएगा। इसमें टोटल का कॉलम भी बनेगा क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट अलग से दे रखी है। प्रॉफिट चेक करें कितना आया। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? ये है 150 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर नहीं, 150 10 इंटू 1 हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन है 12,000, 13,500, 10,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? ये माइनस करके प्रॉफिट आ गया। कितना था? 430। ठीक है, 430। ये की फैक्टर के सवाल थे।
अब मैं आपको प्रॉफिट निकालने के दो फॉर्मेट लिखवाऊंगा, ये नया कंसेप्ट है। अभी सिर्फ फॉर्मेट लिखवा के छोड़ रहा हूँ, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे, आपको बताऊंगा कैसे वो करना है। आप नेक्स्ट हेडिंग लिखें, प्रॉफिट कंप्यूटेशन। हेडिंग लिखो प्रॉफिट कंप्यूटेशन। इसमें लिखिए मेथड वन, मेथड वन मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मेथड वन मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका दूसरा नाम लिख लो वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड, सेकेंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका दूसरा नाम लिख लो डायरेक्ट कॉस्टिंग। मेथड टू इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्टिंग। अभी हम एक डिफरेंस के तौर पे लिखेंगे, वो आपको सिर्फ नोट करना है, समझना नहीं है। लेफ्ट साइड पे लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग और राइट साइड पे लिखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखो फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक is valued at, stock is valued at variable cost, variable cost। और राइट साइड पे लिखें stock is inclusive of, is inclusive of fixed production overheads, is inclusive of fixed production overheads। सेकेंड लिखें फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट is treated as, is treated as पीरियड कॉस्ट। और राइट साइड पे लिखें फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इज नॉट एडजस्टेड। और राइट साइड पे लिख दो is adjusted। अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इज नॉट एडजस्टेड और राइट साइड पे लिख दें इज एडजस्टेड। फोर्थ पॉइंट, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड इज टेकन। और राइट साइड पे fixed cost recovered is taken, fixed cost recovered is taken। एक कॉमन नोट लिख लो, कॉमन नोट लिख लो दोनों के लिए, प्रॉफिट डिफरेंस is always equals to, is always equals to stock difference, is always equals to stock difference। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा, आप पहले देख लें बाद में कॉपी करना। देखिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालने के लोग क्वेश्चन बोलेगा, ये अलग कंसेप्ट होता है बिल्कुल। तो देखो कैसे निकाला जाता है। आपने सबसे पहले लेनी है सेल्स, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है और ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन।
ये आ गया कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, और जैसे ही फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये बताओ रामबन इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। ये वही तो है, सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट घटा दिया। अब थोड़ा सा फॉर्मेट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आप मेरे को बताइए, अगर हम मान लो 100 यूनिट्स बनाते हैं और उसमें से 80 को बेचते हैं 100 में से, तो सेल के सामने जो अमाउंट आ रहा है वो 100 यूनिट का आएगा, 80 का आएगा। हमें प्रॉफिट निकालना है, बनाए हैं 100 यूनिट और बेचे हैं 80, तो सेल वैल्यू कितने यूनिट्स की आएगी, 80 की। अभी जो कॉस्ट हमने दिखाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये कितने यूनिट्स का लिखेंगे, 1000 का, 100 का, ये 100 का लिखेंगे। उसका रीजन मैं देने जा रहा हूं। देखिए, ये 100 का है, लेकिन सेल है 80 की, कॉस्ट 100 की है, तो बात जमी नहीं। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है और फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग माइनस कर देंगे। अब हमने कॉस्ट लिखी 100 की, बिका 80, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का माइनस होगा, 20 का। अब जो यहां फिगर आएगी इस जगह, वो कितने यूनिट की कॉस्ट आ गई, 80 की। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉग्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेरिएबल कॉग्स आ गया। इसके अंदर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स प्लस करेंगे, और जैसे हमने इसको प्लस किया, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस से कंट्रीब्यूशन आया। फिक्स कॉस्ट तीन तरह की होती है, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक एडमिन ओवरहेड, एक सेलिंग ओवरहेड। ये तीनों ओवरहेड आप माइनस कर दो, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट का फॉर्मेट है मार्जिनल कॉस्टिंग से। ये पूरा फॉर्मेट आपको याद करना होगा, मैंने थोड़ा इजी करके बताया है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर नीचे जाके फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। अब वेरिएबल कॉस्ट में इतनी सारी चीजें आएंगी, वेरिएबल कॉस्ट में इतनी सारी चीजें आएंगी। ये जो फॉर्मेट है कॉस्ट शीट से प्रेरित है। कॉस्ट शीट इस प्रकार से बनता है, कॉस्टिंग का कंसेप्ट है ऐसे। अब सामने देखते रहे, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इससे फॉर्मेट कैसे बनता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रेरित होता है। आप मेरे को बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और P&L बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें लिखते हैं, सेल्स यहां पर आ गया, डेबिट साइड में बोलो क्या क्या आता है, यानी कि परचेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, और वेजेस आता है, वेजेस, वेजेस आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब यहाँ क्या आ जाता है, जीपी, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ ओपनिंग स्टॉक। अब जीपी जाता है इसमें, यहाँ क्या दिखाते हो, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, और ये नेट प्रॉफिट। ऐसी तो बनता है ट्रेडिंग P&L। इसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां लिखेंगे रिकवरी रेट। रिकवरी रेट का मतलब होता है पर यूनिट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, और वो कैसे निकालते हैं, बजट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय
नॉर्मल प्रोडक्शन। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, ये लिख दी सेल्स। इसमें से माइनस करेंगे कॉग्स। अब कॉग्स कैसे माइनस होगा देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को तोड़ के लिखेंगे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोलते हैं, बट वो दो तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। अब यहां से हम इसका टोटल करेंगे, इसको बोलेंगे वेरिएबल, नहीं, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। अब जो आएगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉग्स। स्टैंडर्ड कॉग्स अंडर रिकवरी प्लस होगी, ओवर रिकवरी माइनस होगी। ये सारा इनर कॉलम में चल रहा है अभी। ये हमारी कॉग्स की फिगर आ गई, इसको बोलेंगे जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से एडमिन ओवरहेड माइनस करेंगे, दोनों वेरिएबल और फिक्स। इसमें से सेलिंग ओवरहेड माइनस करेंगे, वेरिएबल और फिक्स, और ये प्रॉफिट आ जाएगा ऐसे। ये बिल्कुल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। तो एक स्टेटमेंट की शेप इसको दे दी है। ये इसका पर्पस क्या है, सवाल कैसे आते हैं, पता कैसे चलेगा, वो सब मैं सिखाऊंगा। अभी का मेरा एक काम था कि आपको फॉर्मेट थोड़ा सा बताना। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप चार ऐसे ब्लैंक फॉर्मेट बना के लेकर आएंगे होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में, चार। ये एक है, मतलब दोनों मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ये एक सेट हो गया। चार बना के लाएंगे ब्लैंक, और उसके अंदर हम फिगर्स को भरेंगे। जब मैं ब्लैंक फॉर्मेट बोल रहा हूं तो उसमें ये क्रॉस क्रॉस नहीं लगाना, क्योंकि क्रॉस में फिगर्स लिखेंगे हम। इसको छोड़ के बना के ले आना, बहुत कुछ बताना पड़ता है। अब मैंने ब्लैंक बोल दिया, मेरे को इससे भी डर लग रहा है कि बच्चा ब्लैंक ब्लैंक पेज ही ना ले आए, ऊपर वो फॉर्मेट लिख दे, नीचे खाली। कह रहे ब्लैंक बोला था आपने, फॉर्मेट ब्लैंक है ये। तो जिसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो वैसा काम करके ले आए। चलो अब ये फॉर्मेट कॉपी कर लो। बाकी जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी इसमें।
अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। कर लिए कॉपी है। आज का होमवर्क मार्क करो 63। क्या चीज? कौन सा टेस्ट है? वो तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो, मेरे को पता चला उसमें। मतलब खड़े खड़े ही तुम सवाल सॉल्व कर देते हो। क्यों? मैंने कुछ मैंने कुछ गलत बोला है? कुछ बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं, बात करना कुछ अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। क्यों? कब है टेस्ट? यहाँ पर आके देना है, घर से देना है? कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं तो उसके लिए पढ़ोगे तुम? और आता है तभी पढ़ोगे?
आइए, एक क्वेश्चन है 41, एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, स्टडी का इलस्ट्रेशन है, देखें। पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बारी। ठीक, पढ़ लें। देखिए, लिखा है कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। ये लोग कभी भी तीन प्रोडक्ट नहीं बना सकते, एक ही बनाएंगे, या तो एक्स या वाई फिर जेड। और वो भी इनको साल के शुरू में ऑप्शन एक्सरसाइज करने किसको बनाएंगे। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट इज गिवन बिलो। कंप्यूट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगर आपसे बोलें कि एक ही प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा, तो क्या कहोगे, कौन सा बनाए। देखिए, वर्किंग्स अभी पहले समझे, छोटा सा ही कंसेप्ट है। एक है एक्स, एक वाई, एक जेड। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, कितना कितना आ रहा है एक्स वाई जेड का। चार, तीन, पांच। अब आप फाइनल सेल्स बताएं कितनी होगी क्वांटिटी में। एक्स की कितनी होगी फाइनल सेल्स क्वांटिटी? 2000। प्रोडक्शन है दो, मार्केट डिमांड है तीन। अब लोग तीन मांग रहे हैं, हम दे नहीं सकते। मैक्सिमम कितना बन सकता है? 2000। वाई का बताओ, इसका भी 2000। अब आप बना सकते हो तीन, तो बना के करोगे क्या जब बिकेगा ही तो। आखिरी में बताओ, 900। अब यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो, कितना हुआ? 8000, 6000, 4500। ठीक। अब मैं आपको फाइनल आंसर दे रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स वाई जेड। यहां पे मैं लिखूंगा मेक एक्स फॉरगो वाई और जेड। अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो एक्स बना लो, फॉरगो कर दो वाई और जेड को। ठीक है। आप मेरे को बताओ, कंट्रीब्यूशन वाई का कितना है? 6000। और कंट्रीब्यूशन जेड का कितना है? अगर आप एक्स बनाओगे तो क्या नहीं बनाओगे? वाई जेड, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनाना है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अगर दो दो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती हैं तो फाइनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हाईएस्ट वाली नहीं होती, हाईएस्ट। हाईएस्ट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें दोनों में हाईएस्ट क्या है? 6000। तो एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी 6000। अब आप मेरे को बताओ वाई का कैसे करोगे सवाल। वाई के नीचे क्या लिखोगे? एकदम इस लैंग्वेज में पढ़ के बताओ क्या लिखोगे। मेक वाई फॉरगो एक्स एंड जेड। ठीक है, फिर क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन लिखोगे, किस किस का? एक्स और जेड का। और फाइनल आंसर क्या आएगा? 8000। ऐसे बस कर लो, यही आंसर है इसका। ऐसे पूरा बना लो, यही आंसर है इसका।
अगले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई है? 8,000। और जेड की 8,000। तो आप कोई एक प्रोडक्ट बनाओगे इन तीनों में से, आप मेरे को बताइए इन तीनों में से किसको बनाना चाहोगे? इन तीनों में से हम बनाना चाहेंगे एक्स को, क्योंकि सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी है, इसलिए एक्स को बनाओ। तो आंसर आ गया मेक एक्स। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, करा था नहीं? क्वेश्चन नंबर 40। एक बार थोड़ा सा बताता हूं करना कैसे है, फिर अपने आप कर लेना। बाय नोटिंग पीवी रेशियो विल इंक्रीज और पीवी विल डिक्रीज और पीवी विल नॉट चेंज एज द केस में भी स्टेट हाउ सिचुएशन विल अफेक्ट पीवी रेशियो। अब पहला है इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। आप मेरे को बताइए पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। अपने मन में कुछ भी फिगर ले लो, जैसे मान लो ये 10 है और ये 6 है, तो पीवी रेशियो कितना आएगा? 4/10 इंटू 100, 40%। क्वेश्चन का पहला पार्ट है एन इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। अगर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? अबे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीवी रेशियो निकालने के लिए सेल्स क्वांटिटी कहां यूज हो रही है? कहीं यूज हुआ सेल्स क्वांटिटी? तो बोलो नो चेंज। सेकंड, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, कोई चेंज नहीं, फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल ही नहीं होता। डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अपने मन में काम करो, इसको कम करो। कितना कर दूं? 5 कर दूं? 5 कर दी तो अब कंट्रीब्यूशन होगा 5, सेलिंग प्राइस 10 इंटू 100, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। अ डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये जो आपका 4 रुपए कंट्रीब्यूशन था अगर डिक्रीज हो जाए, लेट से 3 हो जाए, तो अब पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी पीवी रेशियो। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मान लो 10 की बजाय 11 हो गया, तो अब हो जाएगा 5/11 इंटू 100। 5/11 इंटू 100 कितना होता है? तो बढ़ गई ना पीवी रेशियो, पहले 40 थी अब 45 हो गई। अबे दिमाग मत लगाओ, ऐसे कर लो, इसे पता चल जाएगा तुमको। डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, नो चेंज। 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। 10 का कितना हो गया? 11। और 6 का कितना हो गया? 660। कंट्रीब्यूशन कितना? 440 डिवाइड बाई 11 इंटू 100, नो चेंज, नो चेंज। उसके बाद ये अपने आप कर लेना, ये भी देख लेना। मैं लास्ट बता रहा हूं, एन इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है? देखो, आपने बीपी का एक ग्राफ बनाया था, ये कौन सी लाइन थी? सेल्स लाइन। और ये कौन सी लाइन थी? टोटल कॉस्ट लाइन। ये इसके बीच की जो चौड़ाई होती है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन कहते हैं इंक्रीज, मतलब ये ज्यादा चौड़ा हो गया, तो इससे पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो चौड़ाई है प्रॉफिट दिखाती है। अगर इसमें गैप ज्यादा हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो पीवी रेशियो बढ़ गई, तभी तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वाले वॉल्यूम पे हम क्या कमाते हैं। तो अगर गैप ज्यादा हो गया तो ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा पीवी रेशियो। तो इतना कॉपी कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। आज इसमें इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेट 4 ब्लैंक बना के लेकर आएंगे।